ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोस्तों, टारगेट ऑन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन मोर फंटास्टिक क्लास और आर्ट टीचिंग दोस्तों। शिक्षण कला पे एक और धुआंधार क्लास होगी। कल हम लोगों ने एक बड़ा बेहतरीन दोस्तों, कल कुछ जैसे मैंने देखा कुछ लोगों का मैसेज था कि सर हम लोगों को पीडीएफ नहीं मिली है, तो प्लीज एक बार हमारे बिहार वाले ग्रुप में चेक कर लें। मैंने पीडीएफ डलवा दी है और जब सब लोग पा जाएंगे दोस्तों मैं चाहूंगा कि सब लोग एक बार लिख दें हाँ सर हम पा गए हैं, एक सेकंड चेक कर लें और तब सारे लोग वापस आ जाएं। अभी भी मैंने पीडीएफ डलवा दी है तो वो ग्रुप के लिए एक बार आपको दिखा भी देता हूं, तो 2 मिनट जानकारी अच्छे से दे दूं फिर पढ़ाना शुरू करता हूं। कल दोस्तों सीटीटी में हमारे रवि तिवारी ऑफिशियल चैनल पर आदरणीय राम सर की महा मैराथन क्लास होगी दोस्तों, 2 से 3 घंटे की, 3 बजे से कंटेंट की, क्योंकि मैं आपको पेडागॉजी पढ़ा रहा था। सर कंटेंट की बहुत तगड़ी क्लास लेंगे। कल हिंदी में दोस्तों आदरणीय अतुल सर अपना जलवा बिखेरेंगे, संधि की 3-4 घंटे की क्लास लेंगे, रात को 10 बजे बहुत मध्यरात्रि तक चलेगी क्लास। और कल दोस्तों 8 बजे शाम को टॉप 50 लेके आएंगे मैं और आदरणीय संस्कृत के सर अनिल मिश्रा सर दोस्तों, ये धुआंधार होगी। और अब चलेंगे जूनियर साइंस का दोस्तों, ये तो अभी 6 बजे आपको मिलेगा ही। और दोस्तों एक बार देख ले, ये मैं आपको कह रहा था सब लोग पहले दोस्तों इसको देख ले तब पढ़ाना शुरू करूं। मैं चाहता हूं सब लोग दोस्तों इसको, आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सारी आपको पीडीएफ मिलेगी इस टेलीग्राम पे। टारगेट ऑन का क्या, बिहार टीचर्स 2024 ये दोस्तों आपका। और इसके लिए आपको गूगल से इसे करना है क्या, गूगल स्कैनर से स्कैन करना है। कई मोबाइल्स में भी स्कैनर होते हैं, सॉरी कैमरे में, नॉर्मल कैमरे में भी स्कैनर होते हैं। तो आप इसको यहां से ज्वाइन कर लेंगे और थोड़ी देर में आपको दोस्तों फाइल मिल गई होगी। यस करें, हाँ सर मिल गया है, अभी मैंने डलवा दिया है। प्लीज सब लोग ले लेंगे और आइए दोस्तों आगे हम लोग अपना टॉपिक करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा जानकारी भी दूंगा इन सब चीजों पर। पहले आइए क्वेश्चन देखते हैं। आइए, बहुत नॉर्मल पेपर आते हैं यार, तगड़े क्वेश्चन है, थोड़ा गति आज तेज रखेंगे ताकि मैं ज्यादा क्वेश्चन ले सकूं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन चाहता हूं सारे एक बार करा दूं मैं, ठीक है। और कल ध्यान रखेंगे, आपको बताना भूल गया, जो मेन बात थी, कल 5 बजे मेरी मैराथन क्लास है आर्ट ऑफ टीचिंग की। मेन बात बताना भूल गया दोस्तों, क्या थियरी क्लास होगी, थियरी प्लस प्रैक्टिस क्लास होगी, बेसिक थियरी पे फोकस रहेगा कल 5 बजे। यस करें जी, समझ गया, ओके। कह रहा है, देखिए सही है, कह रहा है, आइए, कह रहा है यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से अध्ययन करने की सलाह, सजा, डांटना, उसकी असफलता का कारण समझे। नॉर्मल है दोस्तों, रिलैक्स होकर एकदम आराम आराम से चलेंगे, ओके। आइए डन कर दिया जाए, जी सर समझ गए हैं, ओके आइए, ओके आइए, जी क्लियर है, आइए तमाम लोग। बिल्कुल दोस्तों, मैंने कल ही आपको बताया था इस बारे में, मेरी आपकी दोस्तों बड़ी अच्छे से बात हुई थी। और जैसा मैं देख सकता हूं एक भी बंदे ने यहां गलती से, दोस्तों समय ज्यादा नहीं लूंगा आज, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लूंगा, गलती से भी एक के चक्कर में प्रश्न की नैतिकता में मत पकड़े जाना। कभी भी प्रश्न की नैतिकता में मत फंसना, जो सही लगता है वो उत्तर होगा, नैतिकता उत्तर नहीं होगा। और मैंने पहले ही बोला था, सीधा निदान फिर उपचार, और कारण को पहचानना क्या है, निदान है हमेशा। बिना एक बच्चा स्कूल में लेट से आया, गुरुजी जूता उतार के पीटने लगे, अरे क्या पता उसकी मम्मी बीमार हो, क्या पता आज बस रास्ते में खराब हो गई हो, पहले कारण जानिए फिर एक्शन लीजिए। इसके लिए हाँ जी समझ गए, आगे चले, क्या नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से एक सहकारी शिक्षण, सहकारी मतलब जिसमें साथ में लोग शिक्षण अधिगम करते हैं, मैंने हिंट दे दिया, उत्तर सही देना क्या। इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है एक बार देखना है, सकारात्मक सूत्रलेख, आमने सामने बातचीत, सामूहिक जवाबदेही, व्यक्तिगत जवाबदेही। आइए अब आप बता दो फिर आपको मजा आएगा। हाँ आइए, बता दो, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मैंने बोला ना थोड़ा दिमाग लगा के उत्तर दीजिएगा वरना आप फिसल सकते हैं, इसलिए बोला थोड़ा आराम से उत्तर दीजिएगा। ओके, भले ही डार्लिंग्स मेरी बात को सुनो, भले ही हम समूहों में काम करते हैं पर रोल सबका निर्धारित होता है। जैसे समझो ना, एक टीम है जिसमें 1 लोग इंजीनियर है, 2 लोग डॉक्टर हैं, 3 लोग वकील हैं, तो ग्रुप में तो काम कर रहे हैं पर वकील डॉक्टर का काम नहीं करेगा, समूह में रहकर भी व्यक्तिगत जवाबदेही होती है, अर्थात ए नहीं ए उत्तर है। इसका जी समझ गए। मैं जानता दोस्तों कई लोगों ने, जैसे मेरे और रचना गुप्ता ने एक उत्तर दिया था, मैं रचना गुप्ता का नाम पढ़ रहा हूं, रचना गुप्ता सिर्फ एक, और मुझे दोस्तों एक और उत्तर दिख रहा है,
एक अनुष्का यादव का भी मुझे उत्तर दे रहा है। मुझे अगर आप समझ गए दोस्तों, क्यों? क्योंकि आपने सकारात्मक से उसको सकारात्मक समझ लिया। श्रुत लेख में क्या होगा यार, एक आदमी बोलेगा, चार लोग लिख करके सुन करके लिखेंगे। तो जब आप लिखोगे तो आप गुलामों की तरह छापोगे, आप एक्टिव नहीं रहोगे। जब आप एक्टिव ही नहीं रहोगे तो आपको सहकारी अधिगम शिक्षा नहीं होगा। सब लोग यस कर ले। हाँ सर, थोड़ा सा मिस हो गया। मुझे यकीन है कि मेरे उत्तर से सीधा फंडा है। फंडा वही है गाइज, क्या? तर्क दो या तर्क लो। यस करो। हाँ जी, समझ गया। आरपी सर क्लियर है। समूह में हमेशा याद रखिए, समूह में होने के बावजूद भी, भाई मेरी बात समझो, अबे हमारी एक 7-8 टीचर्स की मान लो टीम है, अपना मान लो बिहार का। अब मान लीजिए राम सर इसमें एसएसटी पढ़ा रहे हैं, जीएस पढ़ा रहे हैं, अतुल सर साइंस पढ़ा रहे हैं, संदीप सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं मान लीजिए आर्ट ऑफ टीचिंग में शिक्षण कवर कर रहा हूं, तो मैं मैथ्स थोड़ी ना पढ़ाने लगूंगा यार। समूह में रहकर भी हमारी व्यक्तिगत जवाबदेही पहले से निश्चित होती है। और सब लोग समझ गए कि इज द राइट आंसर। सब लोग बोल दे जी गुरुदेव क्लियर है। ओके, आइए चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आराम आराम से पढ़ते रहिए, कोशिश करेंगे आज थोड़ा क्वेश्चन कवर करेंगे। कह रहा है, याद करिए, सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा क्या? जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन मतलब पूर्व संक्रियात्मक विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक्स एक विशेषता है जो किसी स्थिति के एक ही पहलू पर, खूब बढ़िया बताया है, कई लोगों सीटेट में पढ़ाया भी है, एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करने को संदर्भित करता है। पारगमन, कारणता, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, खूब बताया हुआ है आपको। यस ओके कहिए तो मैं इंग्लिश भी लिख दूं। इसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन, इसे बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, इंग्लिश भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं सेंटरेशन और इसे बोलते हैं डिसेंटरेशन। मैंने लिख दिया है तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, तो थोड़ा सा इसको पूरा लिख दूं जल्दबाजी। इसके आज समझ गए हैं। और तमाम, मुझे यकीन है सब लोगों ग्लास वाले, और देख सकते हो यस करे जी सर, हम ग्लास और जूस वाले प्रश्न पढ़ सकते हैं। किसी घटना या वस्तु के एक ही पक्ष पर फोकस करना, सिर्फ लंबाई ही देख रहे हैं। अरे पापा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे इतनी लंबी ग्लास में जूस दिए हैं, अभी नहीं पता अगले आदमी का बर्तन तो छोटा है पर चौड़ा ज्यादा है। तो किसी घटना या वस्तु के एक ही पक्ष पर केंद्रीकरण क्या होता है? एक वृत्त का एक ही केंद्र होता है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी चेन्नई। यस करें जी सर, समझ गए हैं। आगे चलें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कह रहा क्या? कह रहा है सीखने के लिए, इसे आपको, इसी को रचनात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं क्या? सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? किसी मानक या बेंचमार्क से छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना, ऐसे छात्रों की पहचान करना जिन्हें धीमी गति से सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ग्रेड देना, छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। और ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। डन कर दे जी सर, हम समझ गए, फिर आगे चलेंगे। ओके आइए, डन सब लोग बता दें। हाँ सर क्लियर है, डन करते रहे और आगे भी चलेंगे। सही ओके। जैसे साड़ी में, बिल्कुल सही। आई आई इसके हाँ जी समझ गए हैं। आराम आराम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सही ओके, बिल्कुल। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने कई सेशन में बोला, गोल्ड मेडल जितवाने के लिए नहीं, 4 किलो मिठाई खिलाने के लिए नहीं, मैं पढ़ाने के दौरान ही आपका मूल्यांकन करता रहूंगा, जैसे मैं अभी पूछता हूं। ताकि इससे बताओ क्या, जब क्लास में गोल्ड मेडल थोड़ी ना दे देंगे, क्लास में तुरंत मार्कशीट थोड़ी ना दे देंगे, मैं समय रहते गलतियां पकड़ करके सुधार सकूं, इसलिए समय रहते ही सुधार करना कहलाता है क्या? डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया। क्या कह रहा है? नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन किसे बोलते हैं? डायग्नोस्टिक। यस करो जी, समझ गए हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या असेसमेंट कहोगे तो भी चलेगा। कह रहा है भैया नैदानिक मूल्यांकन काहे की पहचान करता है? ऑप्शन ए, निर्देशों के दौरान सीखने की प्रगति और विफलताएं, अंत में निर्देशों की उपलब्धियों की डिग्री, निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। इसके ने हम लोगों ने इस पे काफी बात की थी, और मैक्सिमम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ भी चुके हैं। जी सर आइए, क्या इसके हाँ जी क्लियर है? सब दोस्तों मैंने आपको बोला था निदान, अभी पहला क्वेश्चन यही तो था, राम क्यों 2 संख्याओं को जोड़ नहीं पा रहा है?
सुरेश क्यों बार बार एप्पल की स्पेलिंग गलत कर रहा है? किसी समस्या का कारण डायग्नोसिस क्या होता है? पहचान, निदान। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। तमाम लोगों ने दोस्तों बता ही दिया है। अगला चलें, क्या कह रहा है? निम्न में से, देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है? ऑप्शन ए सामान्य पाठ्य पुस्तक, अभी मैं तुमसे टर्मिनोलॉजी भी पूछूंगा, संदर्भ पुस्तक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभी मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताओगे। कह रहा है निम्न में से कौन सी पाठ्य पुस्तक का एक प्रकार है? डन करेंगे जी? क्लियर है सर? तो क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का एक प्रकार है? ओके, मैं देख रहा हूं। ओके, सी, बिल्कुल दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। अब आप मुझे बताओगे, अब आपकी थोड़ा सा मैं नॉलेज को टेस्ट कर लूं ताकि मुझे ना लगे कि आप रट्टा मार के उत्तर दे रहे हो। तो डार्लिंग्स, आप मुझे बताओगे क्या आप जानते हो ये क्या है? पहले मुझे बताओ ये क्या है। आप बताते रहोगे, मैं तब तक उत्तर हमारा सही है क्योंकि मैं भी बताऊंगा, उत्तर भी आपको बताऊंगा। आप मुझे बताओगे संदर्भ पुस्तक क्या होती है। तब तक मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्या कह रहा है? एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षक को प्रभावित करता है? कह रहा है इनमें से कौन सा गुण उसके शिक्षण को प्रभावित करता है? संवेदनशीलता, बहुत ही तगड़ा वर्ड है। प्रबंधन क्षमता, ये भी तगड़ा। सामाजिक कौशल, इनमें से कोई नहीं। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। कह रहा है एक शिक्षक के निम्न में से कौन से व्यक्तिगत गुण उसके शिक्षण को प्रभावित करते हैं? जिसके लिए आई बिल्कुल आई टारगेट बेस्ड सिविल मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, विशेष से रिलेटेड। बिल्कुल दोहरा ममता, मैं अभी बात करूंगा। संदर्भ, हाँ मैं बता रहा हूं, एक बार अभी आपको बताऊंगा संदर्भ क्या होता है। बिल्कुल सही दोस्तों। एक टीचर में देखिएगा, जब आप पढ़ेंगे, एक टीचर में दोस्तों इमोशंस ना हो पर उसे संवेदनशील होना चाहिए। और मैंने आपको बोला था संवेदनशीलता का दूसरा नाम सहानुभूति नहीं, बल्कि याद करिए जीआरपी सर आपने पढ़ाया था क्या? दूसरों का, इसे इंग्लिश में सिंपैथी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझ ले। क्या? अपने आप को दूसरों की जगह रखकर सोचना कि मैं उसकी हालत में होता तो क्या करता, यह कहलाता है समानुभूति। अब एक शिक्षक खुद तो 5 लाख रुपए घूस देकर टीचर बना है, एक बच्चे को पढ़ा रहा है। चुप तेरी उम्र में गधा, चुटकियों में मैंने सीख लिया था, जब वो 5-7 साल तक नहीं सीख पाया था। इसलिए ये तो सोचो कि इसकी उम्र में मैंने ही कौन सा तीर मारा था। इसलिए शिक्षक में होनी चाहिए क्या? संवेदनशीलता। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। पहले जान ले दोस्तों, संदर्भ ग्रंथ क्या है? जो किसी टॉपिक से जुड़ा हो, अगर हम उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उन ग्रंथों की हमको जरूरत पड़ेगी, वो संदर्भ ग्रंथ है। जैसे 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 कोई भी पॉलिटी पढ़ा रहा है तो क्या संविधान उसे नहीं पढ़ना चाहिए? तो जो जिस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स होंगी, उन्हीं बुक्स को हम संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। वेरी सिंपल, मेरे ख्याल से समझ गए हैं। जी बिल्कुल आई। ओके, और अब चलेंगे समानुकृत। मैंने इसका उत्तर लगा दिया है, बिल्कुल लगा दिया। ओके, कह रहा है भारतीय समाज की विशेषता क्या है? देखिए इसमें भी आप लपेटे जाओगे। कुछ क्वेश्चन यार ऐसे हैं कि आपका प्रश्न हार्ड नहीं है, शब्दों में ही आपको लपेट लेगा। क्या भारतीय समाज की विशेषता क्या है? रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक, खुला, स्तरीकृत, बताएंगे। कह रहा है भारतीय समाज की विशेषता निम्न में से कौन सी है? जी क्लियर है? कह रहा है भारतीय समाज की विशेषता निम्न में से कौन सी है? शेयर करें दोस्तों के। आई हाँ, मतलब हाँ देखो, आप देखो यही बोल रहा था ना। अब मैंने आपको बोला था, मेरे इस याद को उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसको कहते हैं, ये मैंने अपना खुद बनाया है। क्या इसे कहते हैं? काहे का नियम? समानता का नियम। समानता का नियम कहता है क्या कि जब दो ऑप्शन एक जैसा अर्थ दे तो क्या तुम 2 टिक मारोगे?
हमारे कहने का मतलब जो रूढ़िवादी है, जो वैज्ञानिक नहीं होगा वही तो रूढ़िवादी है। सब लोग यस करेंगे जी गुरु जी हम बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। तो जो अर्थ इसका है वही अर्थ तो इसका है। अगर ये दोनों सही हो तो भी दोनों को काटना पड़ेगा। क्या तुम दो उत्तर मारोगे? यस करो जी गुरु जी, इस लॉजिक को हम समझ रहे हैं। अब जरा तुम सोचो, खुला का मतलब है बड़े ओपन माइंडेड। तो भैया अपना देश अमेरिका नहीं है कि यहां 4 गर्लफ्रेंड लेकर घुमाओगे, इतने खुले दिमाग वाले भी नहीं है। ये भी दोस्तों गलत हो गया। हमारा समाज दोस्तों शुरू से ही स्तरीकृत रहा है। यहां ऊपर राजा बाबू हैं, बाबू साहब हैं, फिर भैया मध्य वर्ग है, फिर निम्न वर्ग है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। कहे तर्क दो या लो, तर्क दो या लो। और सब लोग एक बार बोल दे जी गुरु जी तगड़ा हम लोग समझ गए हैं। हाँ मुझे पता है। आई सब लोग बोल रहे जी सर हम इस लॉजिक को अब समझ गए हैं। खुद सोचिए, इस बात को हमेशा याद रखिए, ये समानता का नियम कहलाता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर दो ऑप्शन एक जैसा अर्थ देते हैं तो क्या तुम दो टिक मारोगे? भाई एक बात बताओ, जो अवैज्ञानिक होगा वही, भाई जो वैज्ञानिक होगा वो रूढ़िवादी नहीं होगा। अर्थात इन दोनों का अर्थ एक है, इन दोनों को तुम मान सकते नहीं। और खुला तो हमारा समाज है नहीं यार। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। यस करिए जी, क्लियर सही। चलिए कोशिश करेंगे थोड़ा सा। एक्चुअली क्या था यार ना कि ट्रांसलेशन में थोड़ा सा समय लगा और थोड़ा समय कम था यार। जनरली दोनों ही लैंग्वेज में लिखवाता था, और थोड़ा ट्रांसलेशन में कई बार क्या होता है ना, गलत ट्रांसलेशन में गलत वर्ड आ जाते हैं यार। पर भी कोशिश करूंगा कल मैं बैठ के ट्रांसलेशन करवा लूंगा। ठीक है ओके नेक्स्ट करा क्या कह रहा है, देखते रहिएगा। प्रयोजन, ध्येय, गंतव्य, ये सब किसके पर्यायवाची है? कार्य योजना के, उद्देश्य के, नीति के, नियम के। ठीक है, मैं इसकी इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं। अब बताओ कैसा लग रहा है? मुझे 2 मिनट लगेगा। ओके यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। अब तो बताओ, यस करो। हाँ गुरु जी मैंने लिख दिया है। ठीक है, मैंने हिंदी भी लिख दिया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया है। अब तो बोलो, मैं इसमें माहिर हूं, मेरे लिए कोई नहीं, मेरे लिए दोनों लैंग्वेज कंफर्टेबल है। यस बिल्कुल मैंने लिख दिया है, बिल्कुल लिख दिया है दोस्तों। इसको क्या देख के उत्तर दे, बस 1 मिनट लगेगा मुझे ट्रांसलेट करने में। भाई करें। अब देखिए दोस्तों, अब अगर ये प्रश्न आपका गलत, देखिए बुरा मत मानिएगा। जैसे मैं एक नाम एक आध दो लोगों को पढ़ना चाहूंगा, वैसे मैं पब्लिक में इस तरह से नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं आपसे पूछता हूं यार, क्या कॉमन सेंस, देखिए यकीन करिए जो बिहार एसटीटी का पेपर है यह उतना स्टडी मटेरियल पे आधारित नहीं है जितना कि आधारित है मेरे बच्चों किस पे, कॉमन सेंस पे। जरा मैं आपसे पूछता हूं, आप बोलते हो काहे आए हो बे, मेरे पास क्यों आए हो भाई, क्या प्रयोजन है भाई? उद्देश्य का ही दूसरा नाम है प्रयोजन। यस जी समझ गए हैं। एक भी देखिए गाइज, अगर एक भी देखिए, बुरा मत मानिएगा, अगर यहां पे एक देखिए कुछ उत्तर ऐसे हैं जहां आप गलत उत्तर दोगे लगेगा यार बड़ा टफ था यार, चलो यार गलती हो गई यार, हमसे भी हो जाती है। यहां देखिए स्मार्ट बनने की बात नहीं हो रही। और सब यस करें जी गुरु जी हम आपकी बात से सहमत है। देखिएगा कुछ उत्तर ऐसे हैं जो हमसे भी कई बार हम ही लोगों से गलत हो जाता है यार। हम लोग कोई भगवान नहीं यार, टीचर भी आम आदमी होता है। लेकिन कुछ उत्तर नहीं चलेगा। गांव में लोग बोलते नहीं भाई काहे आए हो मेरे पास, कौन काम है यार, किस प्रयोजन से आए हो? तो प्रयोजन का अर्थ सीधा सीधा होता है क्या? उद्देश्य। यस करें हाँ जी समझ गए क्या? और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रकार है। क्या कह रहा है? आर्मस्ट्रांग, सबने पढ़ा होगा। क्या कह रहा है? आर्मस्ट्रांग की शिक्षा में देन किसमें है? प्रोजेक्ट मेथड में, लिख दे रहा हूं इंग्लिश में, प्रोजेक्ट मेथड में, ह्यूरिस्टिक मेथड में, सब लोगों ने पढ़ा होगा। दलगत क्या है? टीम टीचिंग, टीम मेथड और मिक्स्ड मेथड। पढ़ो ना, मुझे क्या है, मेरे को तो 1 मिनट लगेगा ट्रांसलेट करने में। क्या कह रहा है? आर्मस्ट्रांग, और सबने पढ़ा हुआ है दोस्तों, आर्मस्ट्रांग का नाम हमने पढ़ा हुआ है। इसी को बोलते हैं क्या? मैं खोजता हूं। यस करें, यस करें हाँ जी समझ गए हैं। और सब लोग जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही। मैं समय नहीं लूंगा, हमारे पास काफी क्वेश्चन है। ह्यूरिस्को लैटिन भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से निकला है, ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूं। इसी का दूसरा नाम है स्वतः शोध विधि। क्या? स्वतः शोध, शोध वाला आएगा, माफ करेंगे, शोध विधि।
सेल्फ रिसर्च मेथड, क्या हमको कोई तरीका पहले से पता नहीं है, अंट संट ट्राई करेंगे, जो लग जाएगा वही सही तरीका है, और यह कहलाता है ह्यूरिस्टिक मेथड। और सबने सुना होगा, इसे बोलते हैं क्या, अगला ही नेक्स्ट कर क्या। अब ये नॉर्मल है यार, सब क्वेश्चन एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, नाटक या भूमिका निर्वाह बोले तो इंग्लिश में इसी को क्या बोलेंगे, रोल प्ले। हाँ ठीक है, सब लोग जानते हैं छोटे बच्चों के लिए रोल प्ले होता है। क्या छोटे बच्चों के स्कूल में, खासकर प्री स्कूल, क्या नाटक या भूमिका निर्वाह निम्न में से किस सब्जेक्ट के लिए अनुकूल है। विज्ञान के लिए, अब यहां इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। गणित के लिए, इतिहास के लिए, भूगोल के लिए। अबे नॉर्मल ही है ये तो, एकदम बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया। यस करेक्ट जी सर, बिल्कुल नॉर्मल है। ओके आई कह रहा है, नाटक या भूमिका निर्वाह निम्न में से किस में सबसे बेहतर रहेगा। आई और दोस्तों सब लोगों ने बता दिया कि दोस्तों गाइस इतिहास गाइस, अब जरा सोचो, अब विज्ञान में ऑक्सीजन हाइड्रोजन थोड़ी ना बन जाओगे यार, अर्थात विज्ञान में नहीं आएगा। लॉजिक सुनो, गणित में, अब भैया गणित में क्या करोगे तुम, वर्गमूल और घन बन जाओगे क्या। ये भी दोस्तों गलत है, मजा नहीं आएगा, मजा वो जीवंत नहीं आएगा। पर ऐतिहासिक घटनाओं में अकबर का रोल कर सकते हैं, महाराणा प्रताप का रोल कर सकते हैं, अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं का नाट्य रूपांतरण ही कहलाता है क्या, रोल प्ले। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। यस करें, हां से समझ गए और आगे चलेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या कह रहा है, एक पाठ योजना में, सबसे बड़ा तगड़ा पॉइंट लीजिए, क्या एक पाठ योजना में सब थीम या उप विषय, मैं इसको सब थीम लिखता हूं, सब थीम किससे प्रतिबिंबित होता है। सामान्य उद्देश्य से, विशिष्ट उद्देश्य से, उद्देश्य कथन से, शिक्षण बिंदु से, और मैं एक हिंट देना चाहूंगा जो आपका दिमाग हिला देगा। याद करो, एनसीईआरटी का कोई भी पाठ योजना के लिए सबसे बेहतर अगर उत्तर गेस करना हो तो एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर याद करो, अपने आप उत्तर आएगा। ऐसा करें, कह रहा है पाठ योजना में जो उप विषय होते हैं, मतलब जो साइड बाय साइड सब्जेक्ट होते हैं, वो किसमें बताए जाते हैं। आइए ओके, मैं एकदम वेट कर रहा था, मुझे लगा कि हम लोग हैंडल कर लेंगे। ये रियल में देखिए, कुछ क्वेश्चन रियल में तगड़े आते हैं। अब जरा बताओ, मैं समझाता हूं क्या। अब मान लो एक शिक्षक छात्र को, मैं सिद्ध कर लूंगा, मैं इसमें माहिर हूं, तुम भी माहिर हो। सुनो, एक शिक्षक छात्र को आज क्लास में हासिल जोड़ना सिखाएगा। रिलैक्स होकर सुनो, हासिल जोड़ना सिखाएगा तो उसका सामान्य उद्देश्य क्या है, हासिल जोड़ना सीख जाए। तो सामान्य उद्देश्य में उप विषय कहां आएगा, अब विशिष्ट उद्देश्य में भी नहीं आएगा, तो नॉर्मल कहां आएगा जब शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं आप जोड़ना भी सीख जाओ और साइड बाय साइड अंक भी पहचान लो। अरे तो सिंपल सी बात है, जोड़बो तो अंकवा तो पहचानबो ना भैया। अर्थात यहां जोड़ना मुख्य थीम है, जबकि उसी के बहाने तुम गिनती पहचान लो, ये सब थीम है। और ये बताया जाएगा कब, जब आप चैप्टर के उद्देश्य कथन को शुरू करेंगे कि इस चैप्टर में आप कोई भी, मैं समझा लूंगा, आप एनसीईआरटी की कोई भी पुस्तक खोल के देखो, जब पहला पैराग्राफ शुरू होता है तो उसमें लिखा रहता है, इसे प्रस्तावना, इसे क्या बोलते हैं, पढ़ो, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रस्तावना। और उसमें लिखा रहता है कि इस चैप्टर में हम आपको ये सिखाएंगे ताकि आप फला फला में निपुण हो जाओ। और यही कहलाता है एनसीईआरटी की भाषा में क्या, उद्देश्य कथन। और यह एक क्या है, सबने बीएड में पढ़ा है, यह एक क्या है, शिक्षण कौशल है। इसके हाँ जी, समझ गए हैं, डन। मेरे ख्याल से सब लोग अब समझ गए हैं कि सर समझ गए। आगे नेक्स्ट आइए। ओके, एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं आगे। मैंने कल याद करिए, कल के लेक्चर का क्वेश्चन है। देखिए, नहीं आप कहोगे अरे गुरुजी आप क्या फालतू पढ़ा दिए। जिन लोगों ने लेक्चर देखा होगा वो सब समझ गए हैं क्या, शिक्षण में सर्कल का, गोल का बोले तो यहां क्या, वृत्त का, गोल का मतलब क्या है इसमें, बॉल्स रियल। और अन्य खिलौनों या उपहार का प्रयोग पहले किसने किया था, रूसे ने, पेस्टोलॉजी ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने। और मुझे कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर तो बिल्कुल गलत ना आए। देख सकते हैं कल ही जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, इवन मुझे भी नहीं मालूम था कि इस पे क्वेश्चन आया है।
इसे कहते हैं अनुमान लगा के पढ़ाना। और सब लोग जानते हैं सही उत्तर क्या है। आई ओके, कल आपको बताया था कि दुनिया में, और दोस्तों बिल्कुल जिन लोगों ने पढ़ा है उनमें से किसी का उत्तर नहीं गलत है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। मैंने बोला पहली बार मॉन्टेसरी लगभग 20 सालों बाद एंट्री मारती है। उसके पहले खेल आकृतियों का, ज्यामितीय आकृतियों का, वृत्त का, गेंदों का खेल, दुनिया में पहली बार टीएलएम यूज करने का श्रेय जाता है किसको? तो मैंने आपको बोला था जर्मनी के किसको? फ्रेडरिक फ्रोबेल को, जो कि जनक है किसके? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन के जनक ने पहली बार टीएलएम का प्रयोग किया। टीएलएम का प्रयोग किया अर्थात जो मैंने आपको पहले बोला था, जो किंडरगार्टन का जनक है, इसके हाँ जी समझ गए हैं, जो किंडरगार्टन का जनक है वही दुनिया में टीएलएम का भी जनक है। और यहां पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। कल मैं सीरियसली जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मुझे उस समय नहीं मालूम था कि क्वेश्चन आया होगा। आयोग नेक्स्ट अगला कह रहा है, ये बताइएगा क्या, अभी नॉर्मल ये प्रश्न आपको थोड़ा सा नॉर्मली क्या कह रहा है? जो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, फिर से देखिएगा, मैं अपने अंदाज में पढ़ता फिर आप बताएं क्या। भौतिक वृद्धि और विकास मतलब शारीरिक वृद्धि और विकास, विकास के एक्स, मैं ऐसे आपको पढ़ने के लिए लिखवा रहा हूं क्या, विकास के एक्स और वाई सिद्धांतों का पालन करता है। पहला क्या? विभेदीकरण, एकीकरण मतलब सरल से जटिल और जटिल से सरल, एकीकरण, विभेदीकरण, सरल से जटिल, जटिल से सरल, शीर्षगामी अवरोही से क्या होता है? शीर्षगामी, समिश्र आंतरिक से बाहरी, अवरोही क्या? समीपस्थ, अवरोही से शीर्षगामी, आंतरिक से बाहरी। इसके लिए समझ गए? ओके, आई बिल्कुल दोस्तों, टीएलएम का जनक मैंने बोला था, लिख दे रहा हूं, भारत में महात्मा गांधी। यस करें, हाँ जी समझ गए। भारत में महात्मा गांधी को टीएलएम का जनक माना जाता है। और ये बात का भी लॉजिक है। मैंने क्या बोला था कि भारत में महात्मा गांधी थे जिन्होंने अपने बेसिक शिक्षा प्रणाली में स्कूल में वस्तुएं बनती थी। ये बात सब जानते हैं, पढ़ चुके हो आप लोग, बीएड वाले सब लोग जानते हैं। इसका रीजन क्लियर है? ये इसका रीजन क्लियर है? डन, ओके। इसका रीजन क्लियर है? और वो मैं आपको देख रहा हूं दोस्तों, क्या इसके और सब लोगों ने दोस्तों, ये नॉर्मल सा है, सभी लोग जानते हैं क्या। बिल्कुल दोस्तों, यस करें जी सर, क्लियर है? डन करें? बिल्कुल दोस्तों, ये सब लोग जानते हैं क्या। इसी को बोलते हैं सिफेलोकाउडल। यस करो, सिर से पैर की ओर, और इसी को प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं, छाती अर्थात मध्य से बाहर की ओर। ये बहुत आसान था। और अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए अगला, माफ करेंगे शायद टिक नहीं किया क्या? नहीं कर दिया, ठीक है। देखता होगा आपको देना क्या। अब जरा सोचो, ये एक मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है उच्च शिक्षा, जैसे हायर एजुकेशन हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल हो गया, क्या उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। माफ करेंगे, यहां पे दोनों एक ही ऑप्शन है तो मान लो दोनों ही ले लेंगे, फिर भी उत्तर है तो मैंने एक हिंट दे दिया है। छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। आई जैसे दोस्तों कोई यूनिवर्सिटी लेवल है, कोई एमए कर रहा है, पीजी कर रहा है, एमकॉम कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, तो कह रहा है उच्च शिक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? तो ये बात हम नॉर्मली जानते हैं सब लोग। इसका जी क्लियर है? आई ओके। मैं चाहूंगा टारगेट विद सिविल, आप अपना, मैं चाहूंगा यार आप पढ़ाई करो, कौन क्या बोल रहा है बोलने दीजिए, हमेशा अपने काम पे फोकस करिए। उनको मैं देख रहा हूं तो उस कमेंट को इग्नोर करिए, कोई कमेंट नहीं है, आराम से पढ़ाइए। मैं यही कह रहा था, पंकज जी जो बात कर रहे हैं वही अपना पढ़ाई करें, उन सब चीजों पे फोकस ना करें यार, हमें अपने लक्ष्य पे देखना है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ध्यान रखिएगा, देखिए सिंपल सी है, क्योंकि दोनों ऑप्शन है तो हम दोनों ही मान रहे हैं, यहाँ दोनों ही लगा दे रहे हैं। उत्तर बी एंड सी बहुत है तो मैं यहाँ लगा के ऐसे टिक कर दे रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ शायद रिपीट हो गया है, मेरी मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग में। अब नॉर्मल भाषा में सुनो ना यार, जब आप ग्रेजुएशन करते हो, पीएचडी करते हो, आप कोई बच्चे नहीं हो यार। शिक्षक का काम है सिर्फ आपको एक बैकअप देना। अब आप स्वतः अपनी जानकारी जुटाइए। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी एंड सी। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। करा क्या,
हाँ दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपको मालूम होगा तो मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, तो आपके सिलेबस में एक चैप्टर है पुस्तकालय, शायद आपने पढ़ा होगा। और आप लोग जो बीएड में, जो बिहार में बीएड की जो बुक्स आती है, जो आर्ट ऑफ टीचिंग कला की जो बुक आती है, उसमें भी एक तगड़ा चैप्टर है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कल। एक चैप्टर में आपको मैराथन में भी पढ़ाऊंगा। क्या? तो भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन है? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, कोनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, यहां पब्लिक होना चाहिए था, दिल्ली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। आइए, ओके, ये जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ये अब तक में एक प्रश्न आया जो फैक्चुअल आया। वैसे एक आध दो और थे, पर ये पूरी तरह से फैक्चुअल एग्जाम मतलब क्वेश्चन है, और तमाम लोगों ने दोस्तों पढ़ा भी होगा। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग सही उत्तर दें इसमें। और बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बहुत पहले पहले इसका नाम दोस्तों कुछ और था। पहले इसका नाम था इंपीरियल। बोले तो इंपीरियल मतलब अंग्रेजों के, इंपीरियल मतलब साम्राज्यवाद। पहले इसका नाम था इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और इसकी मतलब बहुत पुराना, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसकी स्थापना हुई थी 1836 में स्थापना हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1836 में, बहुत पुराना, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 1836 में इसकी स्थापना हुई। जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्थापना तो यस करें जी, गुरु जी आपकी बात को समझ रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1948 में, इंपीरियल मींस क्या होता है? साम्राज्य, अंग्रेजों का सेंस देता था, इसलिए तब इसका नाम बदल करके अब इसका नया नाम हो गया है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और ये नाम इसका रखा गया 1948 में, नाम बदल कर दिया गया। मैंने यहां एरो लगा दिया कि अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। और ये भारत की सबसे, तमाम लोगों ने लिख दिया है जी, गुरु जी समझ गए हैं सही। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल। इंपीरियल मतलब अंग्रेजों के जमाने का। आगे चलते, नेक्स्ट आयो, शेयर करते रहिए, आगे चलेंगे। कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसके रूप में? इंग्लिश में लिख रहा हूं, एजेंट के रूप में, काउंसलर के रूप में, काउंसलर बोले तो सहायक के रूप में, सहभागी बोले तो पार्टिसिपेंट के रूप में, और इनमें से कोई नहीं समझ रहे हैं क्या? करा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक अपनी भूमिका किस प्रकार से महत्वपूर्ण निभाता है? सब लोग जानते हैं। हाँ सगुन, हाँ आज शनिवार का फास्ट रहता है, जैसे आपको पता ही है, शनिवार को व्रत रहता है मेरा, पर ठीक है चलेगा। थोड़ा सुस्ती रहती है शनिवार को नमक न खाने से, और कोई देखो भूख भूख नहीं लगती, पर नमक न खाने से इससे बॉडी सुस्त होती, थोड़ा बीपी लो होता है, बाकी और कोई इससे कोई फर्क नहीं रहता। ओके आई, आवाज थोड़ा मोटी हो जाती है ये थोड़ा रहता है। ओके आई, तो दोस्तों जैसा बता देखिएगा, जब मैंने इंग्लिश लिखी तो आप समझ ही गए होंगे, यह एक क्या है? सलाहकार के रूप में नहीं माना गया है। शिक्षक कक्षा का मालिक नहीं है। जैसे ही बाल केंद्रित शिक्षा आई, इसने शिक्षक के भगवान वाले रूप को, बुरा मत मानना, पर बाल केंद्रित शिक्षा में वो श्लोक गलत है। कौन? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, वह श्लोक गलत है। और शिक्षा के क्या है? यह काम भी फ्रोबेल ने ही किया कि भैया बच्चा एक पौधे की तरह है, अगर तुम पानी दोगे वो बढ़ेगा, शिक्षक को हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, पौधा बढ़ेगा। माली अगर पानी देता रहेगा, पौधा अपने आप बढ़ेगा। शिक्षक सहायक है, शिक्षक मालिक नहीं है। ए इज द राइट आंसर। और मुझे यकीन है जो मैंने आपको दिया दोस्तों बिल्कुल ही ये सब आई। हाँ मुझे यकीन है दोस्तों, जो लोग लिख रहे थे, इस मैं आपको एक नाम ले लूंगा, समीना शेख। समीना मुझे कंफर्म करो कि आप मेरी बात समझ गए हो। समीना, मैंने क्या बोला? फ्रोबेल से समझाता हूं। फ्रोबेल ने कहा है किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा, ये तो सबने बीएड में पढ़ा होगा। उन्होंने कहा बच्चा बगीचे के फूल की तरह है, पानी पाता रहेगा, बढ़ता रहेगा। गुरुजी माली पकड़ करके पौधे को थोड़ी ना बढ़ाएगा, बच्चा स्वयं विकास करेगा, स्वयं सीखेगा। शिक्षक को सिर्फ एक सहायक के रूप में मदद करनी है। आई होप ये इंपॉर्टेंट सब लोग समझ गए होंगे। सही लॉजिक है यार, तर्क है, हमेशा जान लीजिए, हमेशा तर्क है, हमेशा तर्क है। अब मैं देखिए, जैसे किसी लोगों ने कहा बी, अब मैं बी का उत्तर क्यों गलत है? अब मैं हिंदी पढ़ना चाहता हूं, गुरुजी बोल रहे बेटा सुनो ना अंग्रेजी पढ़ो, तो यहां गुरुजी को परामर्शदाता मान के क्या मैं अपना भविष्य चौपट करूंगा?
सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। क्या नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छे मूल्यांकन में, आपको भी पढ़ाऊंगा कल मूल्यांकन, क्या एक अच्छे मूल्यांकन में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिनिष्ठता, तो मैं आपको इंग्लिश लिख रहा हूं सब्जेक्टिविटी, मैं क्वेश्चन में चाहता हूं आप इसका उत्तर दें, वैधता वैलिडिटी, इंग्लिश लिख दिया दोस्तों तो बाद में मत कहिएगा, हाँ बायस, और ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो इंग्लिश में लिख चुका हूं तो अब आप उत्तर दें। आप ये नहीं कह सकते गुरुजी इंग्लिश होता तो मैं उत्तर देता, ऐसा ही। यस करें, हाँ से समझ गए हैं, ओके डन किया जाए, जी सर समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे, ओके आई ओके यस डन कर लें, हाँ सर क्लियर है, सबको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं। पहले जान ले दोस्तों कि ये क्या है, बी इज द राइट आंसर। पहले वैधता दोस्तों, वैधता मैं समझाता हूं, बड़ा मजा आएगा। अब भाई मैंने ये चश्मा लिया है अंधों वाला, मतलब ऐसे ही थोड़ा मजाकिया अंदाज में, अब मैंने इसको ऐसे लिया है, लगाया है। अब देखो ये क्यों लगाया है मैंने, ताकि धूप में मुझे थोड़ा सा सेफ्टी मिले। अब चश्मा ससुरा धूप में सेफ्टी तो नहीं दे रहा है, जैसे इसको लगाता हूं बढ़िया अश्लील भोजपुरी गाना सुनाई पड़ता है। तो मैंने ये चश्मा धूप से बचने के लिए खरीदा है, भोजपुरी गाना सुनने के लिए नहीं खरीदा है। कहने का मतलब है कोई परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है सिर्फ वही अगर काम करे तभी उसमें पाई जाएगी वैधता। समझाता हूं, अब भाई मैंने कैमरा बनाया है, आविष्कार किया है, तो फोटो के लिए, फोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए, अब जैसे क्लिक किया फोटो नहीं क्लिक हुई, बढ़िया अच्छा खासा ऑडियो बज रहा है, तो ऑडियो के लिए नहीं फोटो के लिए लाए हैं। जो परीक्षण, यस करो हाँ जी समझ गए, वैधता का अर्थ क्या है, जो परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है सिर्फ उसी पर खरा उतरे, उसी को पाई जाती है क्या, वैधता। यस करें हाँ जी समझ गए, सब लोग बोले जी सर हम समझ गए, आइए ओके आइए, यस करें जी सर क्लियर है, आइए और समझाता हूं दोस्तों, और समझाता हूं, और सुन लो। देखिए मैंने क्या बोला कि भाई अगर मैंने आपको एक पुराना उदाहरण सुनाता हूं दोस्तों, मेरे अपने खुद के उदाहरण है। एक बार मैंने इतना बड़ा तरबूज, खूब भूख लगी थी, इतना बड़ा तरबूज, इस समय गर्मी है तरबूज खूब मिल रहे हैं, इतना बड़ा तरबूज मैंने खा लिया, क्या सोचा भूख मिट जाएगी, आधे घंटे बाद धोखा हो गया। अब आप जानते तरबूज में पानी होता है, प्यास मिट गई यार, भूख वैसी की वैसी रही। तो जिस उद्देश्य से मैंने तरबूज खरीदा था भूख मिटाने का, वो काम नहीं हुआ, प्यास मिट गई, तो नहीं पाई गई क्या, वैधता। यस करें हाँ जी समझ गए हैं सब लोग, यस कर जी से समझ गए, क्लियर, सब लोग समझ गए क्या, जो परीक्षण जिस उद्देश्य से बनाया गया है अगर वह उसी की पूर्ति करता है तभी पाई जाती है वैधता। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। सब लोग बोल गए हैं जी सर क्लियर, आगे चलें। क्या अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से, इंग्लिश में लिखता चलूंगा टेंशन ना, इंग्लिश हिंदी मेरे लिए सेम ही बात है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो आपने बीएड में पढ़ा हुआ है, तो मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूं, तो अपने कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ओके। तो देख सकते हैं, और सीसी जानते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन को सीसी बोलते हैं, कंप्रिहेंसिव एंड, यस करें जी समझ गए हैं, आई ओके, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, आई समझ में आ रहे, तो नॉर्मली देखिए समझ में आ रहा, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। डन हो गया, आराम आराम से लेंगे, आई ओके, सब लोग जानते हैं दोस्तों, सीधा सीधा दिख रहा है। क्या निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, जो सत्र के दौरान किया जाता है पढ़ाते पढ़ाते, और ये आप जानते हो, अर्थात आपका उत्तर नहीं है क्योंकि तो एक टाइप है। अगला क्या है, संकलनात्मक क्या है, चैप्टर पे चैप्टर पढ़ाना, वार्षिक परीक्षा अर्थात ये भी दोस्तों। और सतत व्यापक मूल्यांकन आपने सुना ही है, वो बहुत चर्चा में है। द रॉन्ग आंसर इज गोइंग टू बी बी, और सब लोगों ने सही उत्तर दिया है। डिस्कशन एक मेथड है, बात परिचर्चा पढ़ाने की विधि है, यह कोई मूल्यांकन का तरीका नहीं है, और आपने सही उत्तर बताया है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी इज बी। आई समय नहीं निकालेंगे दोस्तों, क्या आई ओके। कह रहा है, पाठ्यचर्या किसका भाग है। मैं थोड़ा सा इसकी इंग्लिश लिखूंगा, पाठ्यचर्या का अर्थ है, यहां पहले इंग्लिश से, आप हिंदी में इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इंग्लिश लिख दिया उधर, तो आप ये नहीं कहेंगे गुरुजी। कह रहा है कि पाठ्यचर्या निम्न में से किसका भाग है,
इंग्लिश लिख दे रहा हूं, यस ओके, पाठ्यक्रम, माफ करेंगे पाठ्यक्रम, तो मैं इंग्लिश लिख रहा हूं क्या, हो जाए। तो दोस्तों देख सकता हूं तमाम लोगों ने उत्तर दे भी दिया है। यस करे जी गुरुदेव, हमने इसको पहले भी सुना है। यस कर दिया जाए, जी सर हम समझ गए हैं, आइए हमने इसको सुना है। सब लोग बोले गुरुदेव हम लोग इसको सुने हैं। यस करे, आइए तो ध्यान से सुनेंगे। करिकुलम, पहले जान ले अंतर क्या है, आपको ये भी पढ़ाऊंगा। पाठ्यचर्या और सिलेबस में क्या अंतर है। पाठ्यचर्या में दिन भर का पूरा सालाना प्रोग्राम आता है, आपका गाना बजाना, क्लास में अंताक्षरी होना, ये सब पाठ्यचर्या में आता है। बाल सभा आयोजित करना, खेल कूद, ये सब पाठ्यचर्या में आता है। शैक्षिक गतिविधियां, सह शैक्षिक गतिविधियां, जबकि सिलेबस में सिर्फ वो चैप्टर आते हैं जो हम पढ़ते हैं। जैसे हम बिहार आर्ट ऑफ टीचिंग में करिकुलम नहीं पढ़ रहे हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं। सब लोग कह दे क्या, सिलेबस एक छोटा हिस्सा है किसका, करिकुलम का। अर्थात एक करिकुलम में हजारों सिलेबस हो सकते हैं। तो एनसीएफ आपने सुना होगा ना, एनसीएफ 2005, सारे गतिविधियों सबको मिलाकर बनता है क्या, करिकुलम। और सब लोगों ने बोल दिया जी गुरुदेव हम समझ गए हैं, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। यस करें जी, समझ गए हैं, ओके आई बी। आपको यस करिकुलम दोस्तों बिल्कुल एक है, बिल्कुल दोस्तों। करिकुलम में जैसे हिंदी में हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप करिकुलम नहीं पढ़ रहे हो, पर गतिविधियां, बाल सभाएं, शांति के लिए शिक्षा, स्काउटिंग, गाइडिंग, ये सारी की सारी गतिविधियां जो होती हैं, दैट इज कॉल्ड करिकुलम। यस करें जी, समझ गए हो क्या। आई बिल्कुल आगे चलेंगे। आई नेक्स्ट, विषय वस्तु करा है आपका टॉपिक निम्न में से किसको निर्धारित करता है। देखिए अब नॉर्मल टॉपिक क्वेश्चन हो गया, क्या कह रहा है, आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो वो टॉपिक निम्न में से किसको निर्धारित करेगा। शिक्षण विधि को, शिक्षक की मनोवृत्ति को, विद्यार्थी की भागीदारी को, शिक्षक की प्रभावशालिता को। थोड़ा सोच के उत्तर दीजिएगा, जल्दबाजी में उत्तर गलत हो जाएगा। आइए मैं चाहता हूं आप इस प्रश्न का सही उत्तर दो। मैं चाहता हूं आप इस, देखिएगा ये प्रश्न क्या है, रियल में थोड़ा तार्किक है, तार्किक भी नहीं, थोड़ा मूर्ख बुद्धि वाला है। मूर्ख बुद्धि क्या, क्योंकि आपको ये सब कुछ एक जैसा लग रहा होगा। यस्कर जी समझ गई, ओके। मैं देख रहा हूं उत्तर में पढ़ना चाहूंगा कुछ लोगों का। जैसे मैं उमा भारती का एक उत्तर पढ़ रहा हूं, और मैं पढ़ रहा हूं संभवी या संभावी म्यूजिक चैनल, तमाम लोगों का दोस्तों उत्तर पढ़ रहा हूं मैं। और लास्ट में दोस्तों मैं टारगेट विद सिविल और भी लोगों को उत्तर मैं पढ़ना चाहूंगा। इट्स शशि कला, अगर मैं गलत नहीं हूं दोस्तों, बिल्कुल सही। शिक्षक की मनोवृत्ति मीन्स मानसिकता। तो तुम गणित के टीचर हो, तुम्हारा मूड नहीं कर रहा है तो क्या गणित का चैप्टर वही नहीं पढ़ाओगे। भाई शिक्षक की मानसिकता है कि गणित ना पढ़ाए, पर गणित का टीचर बनाए तो पढ़ाना पड़ेगा ना भाई। अगला क्या है, शिक्षार्थी की भागीदारी, वो भागीदारी रहेगी। टॉपिक बदल दोगे तो शिक्षार्थी की भागीदारी नहीं होगी, या टॉपिक पढ़ोगे नहीं करोगे। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या, अगर गणित पढ़ाने जा रहे हो तो गणित का टीएलएम चाहिए, अगर भाषा पढ़ा रहे हो तो कहानी कथन चलेगा। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही शिक्षण विधि होगी। और भाई जैसे इतिहास पढ़ा रहे हो तो अभी आपने पढ़ा क्या, रोल प्ले करवा सकते हैं, किसी को महाराणा प्रताप बना सकते हैं, किसी को अकबर बना सकते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध का मंचन कर सकते हैं। कैसा टॉपिक है वैसे ही डिसाइड करेगा। सब लोग बोल दे, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया सब लोग समझ गए हैं। जी गुरुदेव हम समझ गए हैं, मतलब मैं लॉजिक, मैंने बोला ना, या लॉजिक दो या लॉजिक लो। भाई जैसे सब्जेक्ट रहेगा वैसे ही तो टीचिंग मेथड होगी। अब कोई दर्शन शास्त्र आत्मा परमात्मा पढ़ा रहा है तो क्या मोबाइल लाएगा, ये लो भाई टीएलएम में आत्मा परमात्मा में मोबाइल का उदाहरण ले लो, ये उदाहरण नहीं चलेगा। इसके हाँ जी समझ गए, सब लोग बोल दिए जी सर समझ गए, डन हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, आराम आराम से चलते हैं। कह रहा क्या, कह रहा है शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करती है उसे क्या कहेंगे, कार्यभार, परियोजना आधारित, संगोष्ठी, श्रुतलेख। यस हो गया, ठीक है। परियोजना आप समझ गए हैं, इंग्लिश लिख रहा हूं, ये प्रोजेक्ट बेस्ड हो गया, संगोष्ठी टाइप का,
सेमिनार टाइप का, वर्कशॉप टाइप का हो गया, ए डिक्टेशन हो गया, सूत्रलेख जानते ही हैं, यस डिक्टेशन, ओके आई। और सब लोग जानते हैं जो रियल लाइफ से, यही तो परिभाषा दिया था किसने, रियल लाइफ में किया गया रियल वर्क कहलाता है क्या, एक भी उत्तर फिलहाल यहां गलत नहीं आया क्या, रियल लाइफ में किया गया रियल कार्य कहलाता है प्रोजेक्ट। दोस्तों प्रोजेक्ट क्या है, जैसे शहर में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, इस पर क्षेत्र भ्रमण करके प्रोजेक्ट बनाइए, तो रियल जाना पड़ेगा उस जगह पे और रियल वर्क होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं, प्रोजेक्ट बेस्ट सब लोग समझ गए आगे। हाँ कह रहा है, अब ये ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोगों ने पीछे जब आपको थियरी, दोस्तों 2-3 बड़ी तगड़ी तगड़ी थियरीज आपको पढ़ाई, सारे चैप्टर थियरी वाले बहुत ही मजबूत पढ़ाए हैं, तो एक बार फिर से हो जाए क्या। कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग कहां किया जाता है, ऑप्शन ए माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको पहले भी कराया था और लॉजिक भी दिया था, और उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही उत्तर दोगे, बहुत ही सही दोगे। यस कर दें, हाँ जी समझ गए हो क्या, आइए फास्ट रिवीजन करा दीजिए, नहीं एकदम टेंशन मत लीजिए, हमारे पास समय है। इससे शशिकांत मौर्य जी, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं इसमें माहिर हूं, अगर मैं शब्द कहता हूं तो इसका मायने रखता है। आप आराम से पढ़िए पीवाई क्यूज, हमारे पास समय है, एक मैराथन जरूरत पड़ा तो 6 घंटे की मैराथन ही बहुत है, मैं हैंडल कर लूंगा, मुझ पर यकीन करिए। ऐसा ही बिल्कुल दोस्तों, सभी लोग जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण, यहां जितने लोग लाइव हैं, सूक्ष्म शिक्षण स्टूडेंट के लिए नहीं होता, ये टीचरों के लिए होता है। तो इसका मतलब ये बीएड कॉलेजों में, बीटीसी कॉलेजों में पाया जाएगा, जहां टीचर्स को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, ये सब आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है शिक्षण कौशल का है। क्या आपने बीएड में एक चैप्टर पढ़ा होगा, याद करिए शिक्षण कौशल, जिसमें याद करिए प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, आपने, मुझे यकीन है मेरे नाम से याद आ गया होगा आपको। क्या कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद श्यामपट्ट को किसी छात्र से साफ करवाना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए शिक्षक को, श्यामपट्ट को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आप, अभी लॉजिक भी दूंगा, देखने में क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लग रहा है, पर इसके पीछे की लॉजिक बहुत तगड़ी है यार। हाँ जब आप सुनेंगे तब आइए जी, करे जी आइए। जानते हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर दे, हमारे पास टाइम नहीं दोस्तों। क्या सही उत्तर दोस्तों, कभी भी इसका उत्तर ए नहीं हो सकता, ऐसा ही माफ करेंगे, सॉरी बी इज द राइट आंसर, माफ करेंगे, बी इज द राइट आंसर। क्या अब आप जरा मुझसे पूछो ना, गुरुजी ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि छोटा बच्चा, अब आप कक्षा 1 को पढ़ा रहे हो यार, छोटे बच्चे से श्यामपट्ट साफ करवा रहे हो, ये बाल श्रम के अंतर्गत आता है। लॉ सुनो और कानून सुनो, छोटे बच्चे से, आप यार वयस्क हो, कोई थोड़े, आप यार खुद साफ करो अपना श्यामपट्ट, आप बच्चे से श्यामपट्ट नहीं साफ करवा सकते, क्योंकि यह बाल श्रम के अंतर्गत आता है। मुझे यकीन है सब लोग लॉजिक समझ चुके हैं, सो द राइट अभ्यास करें। जी सर हम समझ गए हैं, सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। हमने बी लगाया था दोस्तों, तो इसको हमने काट दिया है, करें जी सर समझ गए। फिर सुनेगा, किसी बच्चे से आप श्यामपट्ट नहीं साफ करवा सकते, क्योंकि बाल श्रम के अंतर्गत आएगा। डन कर दे जी, गुरुजी समझ गए हैं। अगला क्या है, कह रहा है परामर्श, कह रहा है परामर्श का मूलभूत सिद्धांत क्या है, परामर्श का मूलभूत सिद्धांत क्या है, अब बताना है आपको। क्या पहला स्वायत्तता, दूसरा न्याय, तीसरा निष्ठा, चौथा उपरोक्त सभी। तो मुझे यकीन है आप समझ गए हैं। धनकरी जी क्लियर है, आइए। धनकरी जी क्लियर है, आइए। ओके देखो यार, हम उम्मीद कर रहे हैं कि मई लास्ट में बिहार एसटीटी, पर दोस्तों अगर ये 10-20 दिन और खिंचता है तो आपके लिए अच्छी न्यूज है, मुझे पढ़ा और मैं पढ़ा दूंगा। देखिए जहां आप हो वहां मैं कंट्रोल में हूं और आप भी कंट्रोल में हो, पर अगर टाइम एक्सटेंड होता है तो हमें और पढ़ाने का समय मिलता रहेगा। यस करें, हाँ जी समझ गए हो क्या, बोल दीजिए सर क्लियर है, बिल्कुल सही। दोस्तों जरा सोचिए क्यों, अब पापा हमको, एक भाषा में समझो, पिताजी हमको सलाह दे रहे हैं, तो यार पिताजी के ऊपर हमें विश्वास है। यह क्या है कि भैया पिताजी अपने बेटे को गलत सलाह क्यों देंगे, यह निष्ठा है। पिताजी सलाह देने में भेदभाव नहीं करेंगे, यह न्याय है।
सलाह तलवार की नोक पे नहीं दे सकते, गन सटाकर सलाह नहीं दे सकते। सलाह के लिए व्यक्ति को फ्री फील करना चाहिए, लठिया कर सलाह नहीं ली जाती ना दी जाती है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। फुडेन मार्कस कर दे जी गुरुदेव, हम समझ गए हैं और आगे चलेंगे। सही, ओके। नेक्स्ट आइए, कह रहा है त्रिआयामी। कल ही पढ़ाया था, याद करिए, आपको मैंने प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, 2D, 3D कल मैंने बहुत पढ़ाया था। और याद करिए कल मैंने आपको इसका फोटोग्राफ दिखाया था। ये सारे के सारे हम लोगों ने कवर किए थे। याद करिए, क्या कह रहा है, निम्न में से 3D सामग्री कौन सी है? 3D TLM कौन सा है? क्या इनमें से 3D TLM कौन सा है? सब लोग जानते हैं क्या? त्रिआयामी शिक्षण सामग्री। कह रहा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो 3D TLM है? और सब लोग जानते हैं जी। हाँ सर, क्लियर है। ओके, आइए। सगुन, मैं इस बारे में सोच रहा हूं बेटा, क्योंकि क्लासेस थोड़ा सा काफी हैं, तो मैं नेट के लिए फर्स्ट पेपर के लिए मैं प्लान कर रहा हूं बेटा। मैं आपको बताऊंगा एक दिन लाइव होके, ठीक है? ओके, आइए। यस करिए जी सर, सब लोग पढ़ चुके हैं। मैंने क्या बोला था? याद करिए, मॉडल हमेशा स्पर्शनीय होगा। मॉडल का मतलब ही है जिसे आप टच कर सके। अगर हम बच्चे को त्रिभुज स्पर्श कराने के लिए उसका 3D मॉडल बना दें तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, फिर जैसे भाई किताब पर त्रिभुज क्या है? 2D मॉडल है। पर जब आप इसको हार्ड बनाओगे तो 3D मॉडल होगा। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। मुझे लग ही रहा था। मुझे आश्चर्य है, कोई भी चार्ट रेखा आपको, मतलब पहले डी वाले तो लंबा सा सॉरी बोल दे, तब मैं उन लोगों को अगर मिल जाओ तो उन लोगों को लठिया लठिया के मैं मारूंगा। श्यामपट्ट का पिछला हिस्सा मोटाई चौड़ाई थोड़ी ना ली जाएगी यार। और चार्ट, मेरी बात सुनो यार, चार्ट एक पतला पतला सा कागज होता है, एक 2D होता है। चार्ट से मतलब है, कागजवा से थोड़ी ना मतलब है। यस करो, हाँ जी, समझ गए। मुझे आइए दोस्तों, सभी लोग समझ गए कि जी सर हमसे गलती हुई है। मेरी बात समझो, चार्ट लाइनों को चार्ट माना जाएगा, पेपर को थोड़ी ना चार्ट माना जाएगा। चार्ट हमेशा। यस करें, हाँ जी, समझ गए हैं। मॉडल इज द राइट आंसर। यस करें, हाँ सर थोड़ा गलती हुई है, ठीक। ओके, आइए। करा क्या, सूक्ष्म शिक्षण किस पे आधारित है? खूब बताया था। मतलब यूं कहो कि सूक्ष्म शिक्षण किस पर आधारित है? TLM पर आधारित है, टीचिंग मेथड पे, मान लीजिए मैंने शॉर्ट में टीचिंग मेथड लिख दिया, टीचिंग स्किल पे TS कर दिया। उपयोग सभी समझ रहे हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण किस पे आधारित है? खूब बताया था। इसका जी क्लियर है? आइए, ओके जी, क्लियर है? आइए, कोई नहीं चलेगा, आराम आराम से। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि उत्तर देते वक्त फोकस्ड रहे, सभी लोग फोकस्ड रहे। हाँ सर, हम उत्तर देते वक्त फोकस्ड हैं। मैं चाहता हूं फोकस्ड दे दोस्तों। यस करें, हाँ जी, क्लियर है? तो जैसा मैंने दोस्तों फिर से बताया है, आपने एक फंडा बना लिया है, उत्तर ना है। मैंने सीधा सीधा आपको बोला है, सूक्ष्म शिक्षण में सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है। क्या? सूक्ष्म शिक्षण में सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, और वह है क्या? सूक्ष्म शिक्षण में सिखाया जाता है सिर्फ और सिर्फ। एक बात बताओ, आप सब सूक्ष्म शिक्षण करके आए हो, मतलब मैं आज ये पिछला उत्तर आपने गलत दिया, मुझे उतना कष्ट नहीं हुआ। ये तो दिल तोड़ने वाला ऑप्शन था। सूक्ष्म शिक्षण में सिर्फ शिक्षण कौशल, 5 मिनट में टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, बहुत तगड़ा मैंने पढ़ाया था। प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट यूज करना बताओ, श्यामपट्ट कौशल, बच्चे को प्रेरित करो, पुनर्बलन कौशल, इस टॉपिक के मुख्य बिंदु बताओ, उद्देश्य कथन कौशल। सिर्फ कौशल ही पढ़ाए जाते हैं। यस करो, हाँ गुरुजी हम समझ गए हैं। सिर्फ कौशल ही पढ़ाए जाते हैं। किसमें? सूक्ष्म शिक्षण में सिर्फ कौशल को ही वो लोग चैप्टर बोलते हैं। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सब। ये देखिए, मुझे देखिए बुरा कुछ देखिए ना, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, कुछ उत्तर का गलत होना बुरा लगता है यार। कुछ उत्तर अगर गलत हो जाते तो अपने को रियल में बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है? अगर तुमने इस टॉपिक को पढ़ा होता और तुम गलत करते, मुझे बुरा नहीं लगता। पर हम में से सारे लोग जितने लोग यहां लाइव हैं, सब के सब लोग माइक्रो टीचिंग करके आए हैं। यस करो, हाँ जी, क्लियर है? ओके, आई। तो बताएं जी सर, क्लियर है? सभी लोग बताएं कैसा लगा ये सेशन दोस्तों। जारी रखेंगे। कल ध्यान रखिएगा, 5 से 7 हमारी मैराथन है। 5 to 7 PM दोस्तों मेरी आर्ट ऑफ टीचिंग की मैराथन क्लास है, जो कि लगी हुई है। मैं चाहता हूं वो सारे लोग जाकर के इस लिंक को लाइक कर देंगे, और कल मिलेंगे हम लोग क्लास में 5 to 7। और इसका एक बार फिर सुन ले जी सर, समझ गए हैं? जल्दी से देख लीजिए,
इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा जल्दी से हम लोग ऊपर चले। ये रहा, आपको करना है क्या, देखिए ओके, ये देखिए ये रहा, इसको स्कैन करना है। स्कैन करके दोस्तों मैं चाहूंगा स्कैन करके आप इसको, एक लिंक आएगा, क्लिक करके हमारे दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहां आपको मिलेगा बिहार टीचर्स 2024 के लिए जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, आपको वहां 2 मिनट में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, समय आज नहीं लूंगा, दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मैं फिर मिलूंगा कल। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।